How are you people? Good? Any doubt from yesterday's class? कल की क्लास से कोई डाउट है? नहीं है? फिर हम आज की क्लास शुरू करें। चलिए। कल हम पढ़ रहे थे, एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने स्टार्टिंग में देखा कि व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड पॉलिटी। संविधान शब्द का क्या मतलब है? दैट इट इज़ द सुप्रीम लॉ। ठीक है, किसी भी देश का सर्वोच्च संविधान या विधान जो होता है वो संविधान कहलाता है। ये हमने कल देखा था। साथ ही साथ जब हम पॉलिटी की बात कर रहे थे तो पॉलिटी में हमने ये देखा था कि पॉलिटी द टर्म इज़ मच वाइडर देन द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान शब्द से बहुत विस्तृत शब्द है राज व्यवस्था। क्यों? क्योंकि संविधान में कानून का अध्ययन होता है, बट वहीं पे जब हम राज्य व्यवस्था या पॉलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम न केवल कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, किस तरीके से उसे प्रैक्टिकली समझा जाता है, किन चीज़ों से वो प्रभावित होता है, किन चीज़ों को वो इन्फ्लुएंस करता है, वो सारी चीज़ें हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। इसीलिए पॉलिटी कॉन्सेप्ट इज़ ब्रॉडर देन द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन को समझा था, शब्द को, कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है क्या। जहां हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ के साथ साथ इट प्रोवाइड्स द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की व्यवस्था को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, साथ ही साथ यह नागरिकों के अधिकार और उनके दायित्वों के बारे में भी जिक्र करता है या उसके बारे में उल्लेख करता है। ये हमने देखा था। उसके बाद हम पहुँचे थे रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे, कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। फिर हमने उदाहरण में देखा था कि अलिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। साथ ही साथ कल हमने एक और देश पढ़ा था जहां अलिखित संविधान है, वेरी गुड, दैट इज़ इज़राइल। और लिखित संविधान कहाँ पर है? एक तो भारत में है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी लिखित संविधान है, राइट। और जो मूलभूत अंतर है लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बीच, वो भी हमने कल डिटेल में समझे थे, राइट। इसके बाद जो हमने कल देखा था वो देखा था रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान और लचीला संविधान। ठीक है, और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये हमने कल देखा था, राइट। इतना क्लियर है। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ हमने कल देखी थी वो ये थी कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान जो है वो कठोर प्रावधान थे। और वो कठोर प्रावधान कौन कौन से थे जो हमने कल देखे थे? अगर आप रिकॉल करें तो पहले आर्टिकल 53, सॉरी अगेन, कल भी यही आर्टिकल में दिक्कत हुई थी हमें। आर्टिकल एक सेकेंड रुकिएगा।
54, 55, then 73, 162, 241, ये 5 आर्टिकल्स हमने देखे थे पहले। उसके बाद चैप्टर 4 of part 5, then chapter 5 of part 6 and chapter 1 of part 11। सो 5 आर्टिकल्स इंडिविजुअल हमने देखे थे। उसके बाद 3 चैप्टर्स हमने देखे थे, देन 2 शेड्यूल हमने देखे थे, अनुसूची जिसे हम कहते हैं, शेड्यूल 4 और शेड्यूल 7, राइट। और लास्ट में हमने लिखा था आर्टिकल 368। सो कुल मिला के 10 से 11 प्रावधान हमने ऐसे देखे थे जो भारत के संविधान के कठोर प्रावधान है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट ने आप ही में से एक क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। अब हमने ये तो देख लिया कि भारत के संविधान के ये प्रावधान कठोर प्रावधान है और बाकी प्रावधान लचीले प्रावधान। अब ये कठोर क्यों है और लचीले क्यों है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। डिटेल में नहीं समझाऊंगा अभी, इसलिए नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, दैट इज संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो वहाँ हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ लो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। वो ये है बच्चा कि जब हम बात करते हैं कठोर प्रावधान की, व्हेन वी टॉक अबाउट दीज रिजिड प्रोविजंस, ये रिजिड प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए, संशोधन करने के लिए फर्स्ट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। वैसे तो भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, बट इन कठोर प्रावधानों को जब हम संशोधित करते हैं तो संसद के संशोधन के पश्चात ये कहाँ भेजे जाते हैं, ये भेजे जाते हैं सभी राज्यों को, ठीक है। इट विल बी सेंड टू ऑल द स्टेट्स, और सभी राज्यों को भेजे जाने के बाद उन राज्यों की जो विधान सभाएं होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होगी, जब तक वह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसे अप्रूव ना कर दे, सॉरी अप्रूव वर्ड थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा, उस पे अपनी सहमति ना दे दे, ठीक है। सहमति ना, अप्रूवल और कंसेंट में डिफरेंस बता देता हूँ। अप्रूवल मतलब जब तक वो अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक वो होगा ही नहीं। कंसेंट मतलब सिर्फ हाँ या ना कहना है, ठीक है। वो हाँ या ना का प्रभाव कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि प्रोविज़न क्या है, इसलिए कंसेंट इज़ द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। पॉलिटी में ज़्यादातर चीज़ों में, ठीक है, ज़्यादातर मामलों में बच्चे क्या करते हैं, एक जनरल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, आम बोलचाल के शब्द का प्रयोग करते हैं, बट कोशिश ये की जानी चाहिए जब आप आंसर लिखें, ठीक है, जब कभी भी आप आंसर लिखें तो कोशिश ये करें कि पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड्स का यूज़ करें, ठीक है। सो हम कहाँ थे, कठोर प्रावधानों पे। कठोर प्रावधानों के संबंध में जब संसद उसे मंजूरी दे देगी, संसद उसे संशोधित कर देगी, उसके बाद वो भेजे जाएंगे सभी राज्यों को, ठीक है। और जितने भी राज्य हैं, वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। और कितनी केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, किंतु विधानसभाएं सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश में है वर्तमान में। भविष्य में तीसरे केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा आ जाएगी, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सो कुल कितनी विधानसभाएं हो गई, 30। अब इस 30 में से
जब तक आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाएं उसे मंजूरी ना दे दे, मतलब कुल विधानसभाएं कितनी है 30, जब तक 30 में से 16 राज्यों की विधानसभाओं ने उसे अनुमति न दे दे, इनमें से कोई भी प्रावधान चेंज नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी प्रावधान चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये वो प्रोविजंस है बच्चों जहां पर संसद की अनुमति के बाद राज्यों की अनुमति भी आवश्यक होगी। इसीलिए इन प्रावधानों में संशोधन करना, परिवर्तन करना आसान नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देखो केंद्र में तो किसी एक सरकार, किसी एक पार्टी की सरकार बनेगी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई और पार्टी। ठीक है, बट हर राज्य में अपने अपने क्षेत्रीय दल होते हैं। ठीक है, और उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में आधे से अधिक राज्यों की सहमति प्राप्त करना एक जटिल कार्य है, और इसीलिए वे प्रावधान भारत के संविधान के दोज प्रोविजंस विच आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर प्रोविजन, दे आर केप्ट एज रिजिड प्रोविजन। ठीक है, इसीलिए इन प्रावधानों को कठोर प्रावधानों की श्रेणी में रखा गया है, और इसीलिए यहाँ पर जो संशोधन होगा उसके लिए प्रक्रिया जटिल होगी। अब जटिल कैसे हो गई, मैंने कल ही पढ़ाया था कि कठोर में भी संशोधन होगा बट प्रक्रिया जटिल होगी। तो जटिल कहाँ से हो गई है, पहले अनुमति चाहिए किसकी, संसद की। पहले संसद संशोधन करेगी, और संशोधन के पश्चात जब तक आधे से अधिक राज्य नहीं कहेंगे तब तक वह कार्य, वह संशोधन होगा ही नहीं। तो यह प्रक्रिया क्या हो गई, एक तरीके से जटिल प्रक्रिया हो गई, आसानी से नहीं हो सकता ये काम। इसीलिए इन प्रावधानों को हमने क्या कहा, कठोर प्रावधान, क्योंकि प्रक्रिया जटिल है। ठीक है, और बाकी के जो भी प्रावधान हैं, ठीक है, जहां हम बात कर रहे थे ना कि कुछ प्रावधान कठोर है, कुछ प्रावधान लचीले हैं, तो अब जब हम उन लचीले प्रावधानों की बात करते हैं, लचीले प्रावधान, फ्लेक्सिबल प्रोविजंस, ठीक है, जो भी लचीले प्रावधान है उसको अमेंड करने के लिए, उनमें संशोधन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, पार्लियामेंट उसमें अमेंडमेंट करेगी और वो अमेंडमेंट हो जाएगा। राज्यों की कोई अनुमति की आवश्यकता है ही नहीं, राज्यों के पास जाएगा ही नहीं। तो वो हो गए आसानी से होने वाले, और कठोर जहां संसद के बाद राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप दीपश्री क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, वेरी गुड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन और थर्ड टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डन in the form of unitary and federal constitution. Unitary and federal constitution. Unitary हिंदी में इसे हम कहेंगे एकात्मक, और फेडरल को हम हिंदी में कहेंगे संघात्मक। ठीक है, एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। अब समझना इसका अंतर, बेसिक डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कंट्री, ये कोई एक देश है। ठीक है, अब इस देश में पूरा का पूरा जो पावर है, या पूरा का पूरा देश, ठीक है,
अगर एक ही राजनीतिक ढांचे में बना हुआ है, एक ही राजनीतिक ढांचा है, और इस एक ही राजनीतिक ढांचे में पूरी की पूरी जो शासन व्यवस्था है वो किसी एक केंद्र के पास होगी, ठीक है, तो वो संविधान किस तरह का संविधान हो जाएगा? एकात्मक संविधान, मतलब एक ही केंद्र है शक्ति का, ठीक है, सिंगल पावर सेंटर, ठीक है। अब वहीं पर संघात्मक संविधान में क्या होगा? जहां पर एक देश में केंद्रीय शक्ति भी होगी, ठीक है, साथ ही साथ इसमें विभाजन भी होगा, ठीक है, और इन विभाजित क्षेत्रों की, ये जो विभाजित क्षेत्र हैं, इनके अपनी अलग गवर्नमेंट होगी, इसकी गवर्नमेंट अलग, यहाँ गवर्नमेंट अलग, ठीक है, और जो सेंटर है, केंद्र जो है, संघ जो है, इसकी एक ओवरऑल गवर्नमेंट होगी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? दोहरी शासन व्यवस्था होगी, जबकि एकात्मक में एकात्मक शासन व्यवस्था होगी, ठीक है। सो ये थोड़ा सा अंतर होता है, अब समझना इसे। ऐसा कहाँ पर होगा, कब होगा? जब हम बात करेंगे एकात्मक की, एकात्मक तब बनेगा जब केंद्र से राज्य बनेंगे, ठीक है, मतलब पहले संघ बनेगा, पहले केंद्र बनेगा, और फिर वह केंद्र क्या करेगा? प्रशासनिक रूप से अपने आप को अलग अलग क्षेत्रों में बांट लेगा, ठीक है। इसका मतलब समझना, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा टेक्निकल है समझने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि एकात्मक संविधान में राज्य होंगे ही नहीं, शहर का कोई प्रशासनिक ढांचा ही नहीं होगा, होगा, बट वो प्रशासनिक ढांचा, वो राज्य किसके द्वारा निर्मित होंगे? वो राज्य केंद्र द्वारा निर्मित होंगे, ठीक है। ये होगा एकात्मक संविधान में। वहीं पर जब हम संघात्मक संविधान की बात करेंगे तो संघात्मक संविधान में क्या होगा? कुछ क्षेत्र आपस में मिलकर एक समझौता करके एक केंद्र का निर्माण करेंगे। मतलब संघात्मक में क्या हुआ? केंद्र का जो गठन है वो राज्यों द्वारा मिलकर किया गया। मतलब एकात्मक संविधान में पहले केंद्र अस्तित्व में आया और उस केंद्र ने राज्यों को अस्तित्व में लेकर आया। संघात्मक संविधान में राज्यों ने मिलकर केंद्र का निर्माण किया, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा? संघात्मक संविधान में राज्य की अपनी सरकारें होगी और केंद्र की एक सरकार और होगी। तो मूलभूत अंतर एकात्मक संविधान, संघात्मक संविधान में यही है। दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। In unitary constitution, all the powers will remain in one center, and that center will provide the powers to the provinces and the city administration, ठीक है। Whereas when it comes to federal constitution or federal system of governance, it is the state which creates the center as a whole, clear? And that's why here in a federal system, government of state is more or less equal to government of the union, ठीक है। हिंदी में भी समझा देता हूँ। संघात्मक संविधान में क्योंकि राज्य सरकारों ने मिलकर केंद्र का गठन किया, ऐसी स्थिति में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, ठीक है, पूर्ण रूप से तो नहीं बट बहुत बड़ी मात्रा में एक दूसरे के समकक्ष होती है, इक्वल होती है, एकदम समान नहीं होती है।
याद रखना, अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे कि एक समान होगी, समान अधिकार होंगे, नहीं, समान अधिकार नहीं होंगे, बराबर अधिकार नहीं होंगे, ठीक है, एक जैसे अधिकार होंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस है, राइट। सो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा डेप्थ में समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, एक सिंगल टेरिटरी, ठीक है, ये क्रिएट होगी सेंटर, ठीक है। ये सेंटर क्या करेगा, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार अपने आप को बांट देगा, ठीक है। और जब ये अपने आप को बांट देगा तो कोशिश क्या करेगा कि पावर्स को, जो भी शक्तियां है, उन शक्तियों को हस्तांतरित कर दे, ठीक है, हस्तांतरित कर दे। इंग्लिश में इसे कहेंगे डेलीगेट, ठीक है। सो सेंटर विल डेलीगेट पावर्स टू द स्टेट, स्थानीय निकायों को, प्रांतों को अधिकार कहाँ से प्राप्त होंगे, केंद्र से। सो फीचर्स की अगर हम बात करें यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के, सो द वेरी फर्स्ट फीचर विल बी, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि पूरा का पूरा पॉलिटिकल टेरिटरी सिंगल है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एकल संविधान होगा, हिंदी में एकल संविधान। उसके बाद क्योंकि संविधान एक है तो नागरिकता भी कैसी होगी, एकल नागरिकता होगी, देयर विल बी सिंगल सिटीजनशिप, राइट। देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैंने समझाया आपको, ठीक है, यहाँ पर शक्ति का हस्तांतरण होगा, देयर विल बी डेलीगेशन ऑफ पावर, राइट। देन जो जुडिशियरी होगी, जो न्यायपालिका होगी, वह इंटीग्रेटेड होगी। न्यायपालिका को क्या कहेंगे हम, एकीकृत न्यायपालिका होगी। एकीकृत न्यायपालिका का आसान शब्दों में मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो संविधान है, जो पूरे देश को एक ही भाग में बांटता है, तो उस पूरे के पूरे देश के लिए जो न्यायपालिका होगी, वह न्यायपालिका भी एक ही होगी, अलग अलग न्यायपालिकाएं नहीं होंगी, राइट। सो ये कुछ विशेषताएं हैं एकात्मक संविधान की, ठीक है। आगे बढ़े, संघात्मक संविधान की बात करते हैं। So when it comes to federal constitution, as I have told you, it is a result of states coming together, ठीक है। संघ का निर्माण राज्य एक साथ मिलकर करते हैं, ठीक है। और अधिकतर बार आमतौर पे क्या होता है, संघ का निर्माण किसी संधि के परिणाम स्वरूप होता है। जैसे अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, तो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका अस्तित्व में आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जब जब बनेगा, ठीक है, वहाँ पर एक एग्रीमेंट होगा, एक ट्रीटी होगी, एक संधि होगी, समझौता होगा, ठीक है। अब जब समझौता होगा तो राज्य क्या अपनी सारी शक्तियाँ दे देंगे, नहीं देंगे, कुछ तो अपने लिए भी बचा के रखेंगे ना। तो ऐसी स्थिति में संघीय संविधान में
जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डुअल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दोहरा संविधान होता है। दोहरा संविधान कैसे? एक संविधान केंद्र का, एक संविधान राज्य का। ठीक है, सो इस प्रकार होता क्या है, संघीय व्यवस्था में दोहरा संविधान मौजूद होता है, और जब दोहरा संविधान होता है तो वहीं पर जो नागरिकता होती है नागरिकता भी दोहरी होती है। नागरिकता भी दोहरी, संविधान भी दोहरा। अब यहाँ पे जो नागरिकता की हम बात कर रहे हैं, एक होगी केंद्र की, फेडरल सिटीजनशिप, ठीक है, और दूसरी होगी स्टेट की। जैसे अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में एक अमेरिकन सिटीजनशिप होती है और दूसरा प्रोविंस की सिटीजनशिप होती है। ठीक है, सो दोहरी नागरिकता होती है। देन कम्स द थर्ड पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं, यहाँ पर जो न्यायपालिका होती है वह स्वतंत्र होती है। ठीक है, दैट इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कैसे? जो फेडरल कोर्ट होगा वो फेडरल कोर्ट प्रोविंस के जो कोर्ट होंगे, स्टेट के जो कोर्ट होंगे, उससे डिफरेंट होगा। देयर विल नॉट बी एनी रिलेशन बिटवीन द फेडरल कोर्ट एंड द स्टेट कोर्ट, राइट। तो इस प्रकार क्या होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि अलग अलग राजनीतिक केंद्र है, अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र है, सो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यूनिटरी में हमने क्या पढ़ा, डेलीगेशन, हस्तांतरण। यहाँ पर होगा डिवीजन ऑफ पावर, हिंदी में शक्ति का विभाजन। ठीक है, वहाँ पे इट वॉज डेलीगेशन ऑफ पावर वेयर सेंटर वॉज डेलीगेटिंग पावर्स टू स्टेट्स, बट हियर इन फेडरल सिस्टम what will happen, because the state came into existence, came together and created the federation, so they will not give all of their power, वो अपनी समस्त अधिकार नहीं देंगे, और क्योंकि वो अपने समस्त अधिकार नहीं देंगे तो कुछ अधिकार वो अपने पास रखेंगे, कुछ अधिकार वो केंद्र को दे देंगे, तो यहाँ पे विभाजन हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, राइट। सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विथ रिगार्ड टू फेडरल system. I hope this is clear to you. Any doubt or question? Any doubt or question you can ask. कोई डाउट नहीं? ओके दीपशी, वेरी गुड। कोई डाउट नहीं? अभिनय, सचिन, कोई डाउट नहीं है? हाँ बोलो अभिनय। अभिनय, you are not audible beta, so you can type your message. Any other doubt to any? दोनों स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल बताओ। ओके श्रुति, सी व्हेन इट कम्स टू यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, एंड व्हेन इट कम्स टू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड सुष्मिता। Unity constitution centralizes power at the national level without significant delegation to subnational units. Correct. Abhinay, as I am saying, your voice is not coming. You can just type your query. Okay, so I will answer that. ओके भावेश, क्लास का वीडियो, फर्स्ट क्लास का वीडियो मैंने हमारे चैनल ILS Academy for IAS पे अपलोड कर दिया है। सेकंड क्लास वाला जो लेक्चर होगा वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। नो बेटा अभिनय, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन डजंट ड्राइव द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल स्टेट, इट इज़ बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू यूनिटरी, ठीक है, द सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इनटू अ सिंगल टेरिटरी, सिंगल एंटिटी, एंड व्हेन इट कम्स टू फेडरल, इट इज़ डिफरेंट टेरिटरीज। जैसे अमेरिका की हम बात करें, कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है, उसके बाद मायामी हो गया, आयोवा हो गया, ये सारे स्टेट अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो नेशनल इंटरेस्ट वाले मैटर्स है, जो इंटरनेशनल रिलेशन वाले मैटर्स है, वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। सो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा। वहीं पे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सिंगल एंटिटी में काम करेगा, सिंगल एंटिटी की तरह होगा, और जो भी काम होगा वो सेंट्रलाइज सिस्टम से डिसाइड होंगे, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट से डिसाइड होंगे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द बेसिक डिफरेंस। चलिए, अब एक क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी और फेडरल? Indian constitution is unitary constitution or federal constitution? Again it is mixed, both. कहने का मतलब ये है कि हम बुद्ध को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, है ना, मध्यम मार्ग। वेरी गुड, वेरी गुड श्रुति, ठीक है, दैट इट इज द क्वासी फेडरल सिस्टम, ठीक है। बट इफ आई आस्क यू, हाउ कैन वी से अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा डाउट होगा। चलिए, अब अगर हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा ना तो यूनिटरी है, नीदर इट इज़ कम्प्लीटली यूनिटरी, ना तो ये पूर्ण रूप से एकात्मक है और ना ही ये पूर्ण रूप से संघात्मक है, ठीक है। ना तो ये एकात्मक है पूर्ण रूप से, ना ही ये पूर्ण रूप से संघात्मक है। भारत का संविधान एक अलग ही संविधान है, ठीक है, और वो संविधान किस तरह का है, जैसे आप में से श्रुति ने कह ही दिया है क्वासी फेडरल है, तो मैं बेशक यहाँ लिख देता हूँ क्वासी फेडरल।
जिसे हिंदी में हम कहेंगे अर्ध संघीय। ठीक है, अर्ध संघीय। अब ये अर्ध संघीय क्यों है, क्यों इसे अर्ध संघीय कहा जाता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछेगा यूपीएससी तो यहाँ से पूछेगा, चाहे प्रीलिम्स में कह लो या मेंस में कह लो, कि भारत का संविधान अर्ध संघीय संविधान क्यों है। भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संघ की तरफ दर्शाते हैं कि भारत एक संघ है। ठीक है, बट संघ होने के बावजूद भी, फेडरल सिस्टम होने के बावजूद भी ये पूरी तरीके से फेडरल नहीं। ठीक है, इसीलिए इसे हमने क्या कहा, क्वासी फेडरल। अब ये समझो कैसे, क्या भारत में डुअल गवर्नमेंट है या नहीं है? है, सरकार दो होती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। ठीक है, बट इन दोहरी सरकार होने के बावजूद, ठीक है, जो संविधान है वो एक है या दो है? संविधान तो एक ही है, देयर इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो गवर्नमेंट तो दो है बट कॉन्स्टिट्यूशन एक है। ठीक है, मीन्स इन दोनों ही सरकारों को चलाने के लिए एक ही संविधान है। ठीक है, दूसरी चीज, जो राज्य है जैसा मैंने आपको अभी इस स्लाइड में बताया था, ठीक है, कि जो राज्य मिलकर केंद्र का निर्माण करे तो संघीय संविधान। बट जब भारत की बात करते हैं तो भारत में पहले भारत बना या राज्य बने? बताओ, पहले क्या बना? अब ये वो वाला सवाल नहीं है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले भारत बना या पहले राज्य बने? तो आज जवाब बहुत ही आसान है कि भारत की बात करें तो पहले भारत अस्तित्व में आया, और भारत के अस्तित्व में आने के बाद भारत ने राज्यों का गठन किया है। ठीक है, तो ये विशेषता कहाँ की है? एकात्मक की है। ठीक है, बट राज्य तो है, दोहरी सरकार भी है, बट फिर भी भारत में जो राज्यों का अस्तित्व है, ठीक है, राज्यों का जो अस्तित्व है वो किस पर निर्भर है? वो निर्भर है केंद्र पर। मतलब जब संविधान शुरू हुआ तब दो तरह के प्रांत हुआ करते थे बेटा, एक ब्रिटिश प्रांत और दूसरे रियासतें। ठीक है, उसके बाद 1956 में हमने 7वें संविधान संशोधन से क्या किया, इन्हें दो अलग अलग तरह की प्रांतों में बांटा, एक जिसे हमने राज्य कहा और दूसरा जिसे हमने क्या कहा, केंद्र शासित प्रदेश। तब जब 1956 में हमने ये काम किया था, व्हेन वी डिड दिस इन 1956, देयर वर 14 states and 6 union territories, but at present there are 28 states and 8 union territories। और ये सब की सब किसने बनाई हैं? सेंटर ने। ठीक है, तो भारत के संविधान की यदि हम बात करें तो राज्यों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर करता है, ये एक और विशेषता है। अगली विशेषता की यदि मैं बताऊं तो भारत में राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, इंग्लिश में गवर्नर। ठीक है, अब क्योंकि ये राज्य के प्रमुख है, दे आर द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, सो दे शुड बी इलेक्टेड बाय द स्टेट। क्योंकि राज्य के प्रमुख है तो प्रमुख का चुनाव राज्य द्वारा किया जाना चाहिए, बट भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो गवर्नर है वो निर्वाचित नहीं होता,
वो नियुक्त होता है, और नियुक्त भी राज्य के द्वारा नहीं होता, वो नियुक्त किसके द्वारा होता है? वो नियुक्त होता है केंद्र द्वारा, वह नियुक्त होता है केंद्र द्वारा। सो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, न कि राज्यों द्वारा। ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट की यदि मैं बात करूं, जो भारत के संविधान में विशेषता है वो ये है कि भारतीय संविधान में केंद्र, दैट इज द सेंटर, at any point of time can give directives। केंद्र किसी भी समय राज्यों को क्या दे सकता है? निर्देश दे सकता है। और वो निर्देश किस तरह के होंगे बेटा? प्रशासनिक निर्देश होंगे, और इन प्रशासनिक निर्देशों का पालन करना राज्यों के लिए कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, क्योंकि यदि राज्य ने नहीं किया इन प्रशासनिक निर्देशों का पालन, तो उस राज्य को क्या करेंगे? उस राज्य की सरकार को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, उस राज्य सरकार को समाप्त कर दिया जाएगा और वहाँ पे दोबारा से चुनाव करवा के नई सरकार बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उस राज्य की सरकार ने केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया। राइट? सो दैट इज व्हाट अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, भारत में, ठीक है, जो न्यायपालिका है, जुडिशरी जो है, वो इंडिपेंडेंट है, दैट इज स्वतंत्र है, और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड भी है। अब समझना, यहाँ पे इंडिपेंडेंट का जो कंटेक्स्ट है वो अलग है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है इंडियन कंटेक्स्ट में कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर से सेपरेट है, इट इज सेपरेट। भारत में जो न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है, जबकि हमने संघीय ढांचे में क्या पढ़ा था? जब केंद्र की न्यायपालिका राज्य की न्यायपालिका से भिन्न हो और स्वतंत्र हो, उसे स्वतंत्र न्यायपालिका कहेंगे। बट भारत में जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र से तात्पर्य यह है कि वहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। बट साथ ही साथ क्या लिखा है? इंटीग्रेटेड, एकीकृत लिखा हुआ है। इसका मतलब पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था एक ही प्रशासकीय ढांचे में निहित है। सबसे केंद्र में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय है, और सबसे निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। और ये तीनों का तीनों एक ही प्रशासनिक ढांचे में बना हुआ है। राइट? सो इसीलिए हमारे संविधान में जो न्यायपालिका का प्रावधान है वो किस तरह का है? एकीकृत एवं स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशरी। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गए? इसके बाद जो अगला प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, विच इज वेरी यूनिक, इज दैट deployment of armed forces। हिंदी में लिख लीजिए, प्रशासनिक नहीं, सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति। सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति। भारत में कभी भी केंद्र सरकार किसी भी राज्य में
सशस्त्र बलों को तैनात कर सकती है, उसके लिए राज्य की अनुमति आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, किसी भी क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है उन्हें विशेष कारणों से या सामान्य स्थिति। ऐसी स्थिति में राज्यों की अनुमति की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और ये एक विशेषता बन जाती है भारतीय संविधान की। राइट। एक लास्ट पॉइंट, जो विशेषता है जो आप लोगों से जुड़ी हुई भी है, दैट इज पॉइंट नंबर 8, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑल इंडिया सर्विसेज, अब जैसा कि नाम से ही लिखा हुआ है ऑल इंडिया, इसका मतलब सिंपल है, यहाँ पे जो सेवाएं होगी वो केंद्र और राज्य दोनों के प्रति जवाबदेह होगी। तो सिंपल सी बात है, जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स सेंटर, आप केंद्र के प्रति भी जिम्मेदार होंगे और साथ ही साथ आप राज्य के प्रति भी जिम्मेदार होंगे। ठीक है, अब जब केंद्र और राज्य दोनों के प्रति जिम्मेदार होंगे तो प्रश्न ये उठेगा कि तुम लोग सुनोगे किसकी, केंद्र सरकार की सुनोगे, राज्य सरकार की सुनोगे? बताओ, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की? कुछ लोग कहेंगे केंद्र सरकार, कुछ लोग कहेंगे राज्य सरकार। नहीं बेटा, ठीक है, अगर इंटरव्यू में भी एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, सो सिंपल सा बचने वाला आंसर लिख लो, यू विल फॉलो द लॉ, यू विल फॉलो द रूल्स। ठीक है, और जो भी कानून कहेगा, ठीक है, जो भी नियम कहेगा आप उसका पालन करोगे। ठीक है, ना तो केंद्र सरकार के किसी मंत्री की सुनने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, ना राज्य सरकार के किसी मंत्री विशेष की सुनने की आवश्यकता है। जो न्याय के अनुसार, कानून के अनुसार आपको करना होगा, जो आपका दायित्व होगा, आप उसका निर्वहन करोगे। ठीक है, और कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरी पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरी भारतीय वन सेवा, फॉरेस्ट सर्विस। तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में दोहरी सरकार तो है, केंद्र और राज्य तो है, संघीय व्यवस्था भी नजर आती है, बट इस संघीय व्यवस्था के होने के बावजूद क्या नजर आ रहा है? यह संघ में केंद्र के पास अधिक अधिकार है। कैसे? राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र कर रहा है, प्रशासनिक निर्देश केंद्र दे रहा है, सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति केंद्र कर रहा है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति केंद्र कर रहा है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाओगे तुम लोग, बन जाओगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो नियंत्रण है या जो अधिकार नज़र आता है वो ज़्यादातर किसका नज़र आता है? केंद्र का नज़र आता है। और इसीलिए क्या कहा जाता है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है, ठीक है, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरलिज्म है, वो कहने को तो फेडरलिज्म है, बट वो झुका हुआ किसकी ओर है? वो केंद्र की ओर झुका हुआ है। इट इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, और क्योंकि ये केंद्र की ओर झुका हुआ है, व्यवस्था संघीय है बट केंद्र की ओर झुकी हुई है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अर्ध संघीय संविधान। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? एंड हु गेव दिस नोमेनक्लेचर? ये शब्द किसने कहा था? भारत के संविधान को किसने कहा था क्वासी फेडरल? इट इज सेड बाय प्रोफेसर के.सी. वियरे। प्रोफेसर के.सी. वियरे।
ही वॉज द वन हु कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरल, ठीक है, अर्ध संघीय संविधान केसी वीरे साहब ने कहा था, राइट। सो दिस इज व्हाट द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। आई होप फेडरलिज्म एंड क्वासी फेडरलिज्म समझ में आ गया होगा, है ना। ये कुछ प्रोविजंस है, ये पीपीटी आपको अभी क्लास के बाद तुरंत मैं भेज दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन लिख लो, जैसा कि हमारा ट्रेडिशन है, हर क्लास के बाद आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। हर क्लास के बाद तो नहीं, बट ज़्यादातर क्लासेस के बाद आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, ठीक है। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is tilted towards center। कमेंट हिंदी में। भारतीय संविधान केंद्र की ओर झुका हुआ है। टिप्पणी कीजिए। 150 शब्द, ठीक है। सो ये आपको लिखना है। लिख लिया है?